हेलो एवरीवन, दिस इज संतोष है और आज की इस वीडियो में हम लोग 2018 में मैकेनिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपसे ये बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच रिलेट्स टू द बॉडीज इन मोशन विदाउट एनी रेफरेंस टू फोर्स इज कॉल्ड। मतलब मैकेनिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम लोग फोर्स को रेफरेंस ना देते हैं, फोर्स को कंसीडर ना करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं काइनामेटिक्स। और जिसमें हम लोग फोर्स को रेफरेंस देते हैं, कंसीडर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? काइनेटिक्स बोलते हैं। इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे देखते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपसे क्या बोला गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है? तो ऑब्वियसली मास आपका क्या है? स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज इसके पास कोई भी डायरेक्शंस नहीं होता। इसका मैग्नीट्यूड तो होता है बट डायरेक्शंस नहीं होता है। वेट के पास अपना मैग्नीट्यूड भी होता है एंड इसका डायरेक्शंस भी होता है। तो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे आपसे क्या बोला गया है? अ कपल इज फॉर्म्ड बाय। अ कपल कैसे बनते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि कपल होते क्या हैं। तो दो अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेस अगर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस पे लगे, जैसे एक ऊपर के साइड लग रहा है और दूसरा जस्ट नीचे के साइड लग रहा होता है, तो दोनों मिलके कपल का निर्माण करते हैं। और ये कपल जो होते हैं वो किसी भी बॉडीज को रोटेट करवा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहने का मतलब कि दोनों का जो लगने का डायरेक्शन होगा ना, फोर्स जो लग रहा होगा वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में लग रहे होंगे। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्सेस। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? फोर्स का ऐसा यूनिट होता है आपका न्यूटन। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए आगे आपसे बोला गया है द कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स पी एट राइट एंगल टू इट्स डायरेक्शंस विल बी। मतलब एक फोर्स है जो कि रिजल्टेंट फोर्स के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो उस जो कंपोनेंट होगा उसका वैल्यू कितना होगा? तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि अगर एक फोर्स होता है जो कि थीटा एंगल पे लग रहा होता है, तो उसका दो कंपोनेंट होता है। जिस साइड एंगल होता है उधर साइड हम लोग लेते हैं कॉस थीटा, और जिधर साइड एंगल ना होता है उस साइड लेते हैं हम लोग साइन थीटा। तो यहाँ पे बोल रहा है जिस साइड 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो उस साइड तो ऑब्वियसली कॉस थीटा ही होगा, क्योंकि एंगल साइड वाला है। और यहाँ पे थीटा का वैल्यू 90 डिग्री दिया गया, तो कॉस 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे आपसे क्या बोला गया है? अ बीम विच इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड फ्री एट द अदर एंड इज नोन एज। मतलब वैसा बीम जिसका एक एंड फिक्स्ड होता है और दूसरा एंड फ्री होता है, उस बीम को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उस बीम को हम लोग बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। मतलब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि फिक्स्ड बीम क्या होते हैं। तो फिक्स्ड बीम हम लोग उसे बोलते हैं जिसका दोनों जो एंड होता है वो फिक्स्ड होता है। मतलब उस पर बीम ना तो स्लाइड कर सकता है और ना ही रोटेट कर सकता है। और सेकेंड है आपका सिंपली सपोर्टेड बीम। तो जो सिंपल सपोर्ट के ऊपर सपोर्टेड होते हैं ऐसे बीम को हम लोग बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। कैंटिलीवर बीम तो हमको बता ही दिए क्या इसमें होता है? वन एंड फिक्स्ड होता है और दूसरा फ्री होता है। कंटिन्यूअस बीम जो मोर देन 2 सपोर्ट्स के ऊपर सपोर्टेड होते हैं, तो इस तरह के बीम को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस बीम। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है सपोर्ट ऑफ ए बीम में बी। मतलब किसी भी बीम के सपोर्ट कैसे कैसे हो सकते हैं? तो सपोर्ट ऑलमोस्ट सभी हो सकते हैं, रोलर भी हो सकते हैं, हैंग्ड भी हो सकते हैं, फिक्स्ड भी हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। और इसमें भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि रोलर सपोर्ट क्या होते हैं। तो वैसे सपोर्ट जिसपे बीम क्या कर सकता हो? रोल कर सकता हो, उस तरह के सपोर्ट को हम लोग बोलेंगे रोलर सपोर्ट। हैंग्ड सपोर्ट हम लोग उसको बोलेंगे जिसके ऊपर जो बीम होता है वो रोटेट कर सकता है। एंड ऑप्शन नंबर सी है आपका फिक्स्ड सपोर्ट। तो फिक्स्ड सपोर्ट हम लोग उस पे बोलते हैं, उसको बोलते हैं जिसपे बीम हमारा ना तो रोटेट कर सकता है और ना ही स्लाइड कर सकता है। तो इस तरह के सपोर्ट को हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड सपोर्ट। यहाँ पे ऑल जितने भी टाइप्स दिए गए हैं एक सपोर्ट है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या बोला गया है? फोर्स सिस्टम में भी क्लासिफाइड एज। फोर्स सिस्टम क्लासिफाइड होते हैं, तो यहाँ पे भी ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, क्योंकि फोर्स सिस्टम को प्लानर भी हो सकते हैं, कंकरेंट भी हो सकते हैं, नॉन कंकरेंट भी हो सकते हैं, कोलिनियर भी हो सकते हैं। देखो कोप्लानर क्या होते हैं? जो फोर्स एक ही प्लेन में लग रहे होते हैं, तो उस तरह के फोर्स सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कोप्लानर फोर्स सिस्टम। अगर वो एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं सारे फोर्सेस, तो उस तरह को बोलेंगे कंकरेंट। अगर वो अलग अलग पॉइंट पे लग रहे हैं तब बोलेंगे नॉन कंकरेंट। एंड कोलिनियर अगर वो एक ही लाइन पे सारे फोर्सेस लग रहे हैं, तब उस तरह के जो फोर्स सिस्टम का जो निर्माण होगा उसको हम लोग बोलेंगे कोलिनियर फोर्स सिस्टम। यहाँ पे सभी फोर्स सिस्टम के ही एग्जांपल्स है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह देखिए द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू एक्टिंग एट एन एंगल थीटा एस।
दो फोर्सेस पी और क्यू है, थीटा एंगल पे एक्ट कर रहे हैं, तो उसका रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए √PA² + QA² + 2PQ cos थीटा। अब आगे हम लोग देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया स्टैटिक फ्रिक्शंस इज ... देन डायनेमिक फ्रिक्शंस। तो यहाँ पे कौन सा होगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शंस का जो वैल्यू होता है वो डायनेमिक फ्रिक्शंस के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शंस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डायनेमिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि ग्रेटर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कहा गया है, एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शंस इज रिलेटेड एज। मतलब एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शंस में क्या रिलेशंस होता है, तो दोनों ही आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ फ्रिक्शंस। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपसे बोला गया है फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे डॉट डॉट में भरना है, देखो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सर्फेसेस, ये होगा। फ्रिक्शनल फोर्स मैं आपको बता दूं कि फ्रिक्शनल फोर्स एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड फिर किस पे करता है, तो ये डिपेंड करता है स्मूथनेस एंड रफनेस ऑफ द सरफेस पे। मतलब जिस सरफेस पे आप किसी भी दो ऑब्जेक्ट को रब कर रहे हो तभी तो फ्रिक्शन जनरेट होगा, तो वो कितना ज़्यादा फ्रिक्शन डेवलप्ड होगा ये उसके एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड ना करके किस पे डिपेंड करता है, तो वो स्मूथनेस एंड रफनेस ऑफ द सरफेस पे डिपेंड करता है। स्मूथनेस मतलब क्या होता है, प्लेन है ना, अगर ज़्यादा प्लेन सरफेस है तो उनके बीच जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड कम होगा। अगर वो ज़्यादा रफ सरफेस है, मतलब उबड़ खाबड़ सरफेस है, तो उस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलते हैं आपसे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज द रेशियो ऑफ। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस को डिफाइन ऐसे करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स टू द नॉर्मल रिएक्शंस। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू रिएक्शन बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सर्फेसेस, लिमिटिंग फ्रिक्शंस टू नॉर्मल रिएक्शंस बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सर्फेसेस। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे को ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि भैया ऑप्शन नंबर ए और बी काफ़ी सिमिलर है, तो मैं आपको बता दूं कि जो ऑप्शन नंबर बी है उसमें लिमिटिंग फ्रैक्शंस की बात कर दी गई है, और यहाँ पे केवल आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा गया है। अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन पूछा जाएगा तब आप बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शंस टू द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अगर आपसे सिंपल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा जाएगा तो केवल आप फ्रिक्शनल फोर्स टू द नॉर्मल रिएक्शंस ही बोलेंगे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे ये बोला गया है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए हेमिस्फीयर इज एट ए डिस्टेंस ऑफ ... फ्रॉम इट्स बेस। तो हेमिस्फीयर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो बेस से कितना होता है, तो मैं आपको बता दूं इसका होता है 3r/8। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब मैं आपको बता दूं कि हेमिस्फीयर का होता है 3r/8। अगर आपको स्फीयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछा जाए तो आप कितना बोलेंगे, सिंपली d/2, यानी कि स्फीयर का जो सेंटर होता है वही इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होता है। वही हेमिस्फीयर के केसेस में कितना होगा, 3r/8 फ्रॉम इट्स बॉटम। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं, देखिए द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर कोन लाइज ऑन द एक्सिस एट हाइट ऑफ। सर्कुलर कोन का बेस से कितना ऊपर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज करता है, तो कितना होता है h/4 फ्रॉम इट्स बॉटम। देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, 1/4 ऑफ द टोटल हाइट एबव द बेस। मतलब बेस से 1/4 ऊपर होता है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट। अब आगे हम लोग देखते हैं, मशीन इज सेड टू बी आइडियल इफ इट्स इफिशियंसी इज। मशीन को हम लोग आइडियल कब बोलेंगे, तो एक मशीन को हम लोग आइडियल तब बोलते हैं जब इसकी इफिशियंसी 100% होता है। बट ज़्यादातर केसेस में कोई भी मशीन 100% आइडियल नहीं होता है, इसकी इफिशियंसी 100% नहीं होता है। बट यहाँ पे अगर हम लोग को पूछा गया है कि आइडियल मशीन की इफिशियंसी कितना होगा, तो कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट 100% होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग, देखो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 आपसे ये बोला गया है वेलोसिटी रेशियो ऑफ ए थर्ड सिस्टम ऑफ पुल्ली हैविंग 3 पुल्ले इज। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वेलोसिटी रेशियो ऑफ थर्ड सिस्टम ऑफ पुल्ली होता क्या है, तो इसका होता है 2 टू द पावर, इसका क्या होता है 2 टू द पावर n-1। तो वेलोसिटी रेशियो ऑफ थर्ड सिस्टम पुल्ली क्या होता है 2 टू द पावर n-1। यहाँ पे 3 पुल्ली दिए गए हैं तो n के प्लेस पे कितना आप रखेंगे 3, तो हो जाएगा 2 टू द पावर 3-1 यानी कि 8-1, तो कितना हो जाएगा 7। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है 7। चलो आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 आपसे ये बोला गया है द एफिशिएंसी ऑफ ए डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल्स विल बी लेस
व्हेन डायमीटर ऑफ द व्हील इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि मोर होना चाहिए। अब आगे हम लोग देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपसे बोला गया है द वेलोसिटी रेशियो ऑफ ए सिंपल स्क्रू जैक विद L एज द लेंथ ऑफ द हैंडल एंड P एज द पिच ऑफ ए स्क्रू एस। तो स्क्रू का उसका आपसे वेलोसिटी रेशियो पूछा है तो कितना होता है 2πL अपॉन होता है P, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 वैरिग्नॉन थ्योरम इज एप्लीकेबल टू फोर्स सिस्टम। वैरिग्नॉन थ्योरम कौन से फोर्स सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होता है, तो वो कोप्लानर फोर्सेस के लिए एक्ट होता है। वैरिग्नॉन थ्योरम 3 कोप्लानर फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 20 है। चलिए अब आगे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। आई थिंक आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे ही और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए और भी ईयर्स का या फिर और भी अलग अलग सब्जेक्ट का चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में करके हमें बता सकते हैं, हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन अगर चाहिए तो कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। एंड हम बाकी का भी जल्द ही कोशिश करेंगे कि आपके सामने लेकर आएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए, हम आपके लिए हमेशा ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय।